पाठ 16 गद्य विभाग से कहानी भोलाराम का जीवन। लेखक हैं इसमें हरिशंकर परसाई। लेखक इसमें हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई। और इस कहानी के पात्र हैं भोलाराम जी, धर्मराज, चित्रगुप्त, नारद मुनि और भोलाराम की पत्नी। ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो देखिए, भोलाराम एक गरीब है, जबलपुर में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति है और ये सरकारी दफ्तर में काम करता था और उम्र हो जाने के बाद ये रिटायरमेंट होता है, इसका सेवानिवृत्त होता है और सेवानिवृत्ति के बाद ये अपनी पेंशन की व्यवस्था में लगा है। तो एक गरीब सरकारी नौकर, भोलाराम एक गरीब सरकारी नौकर है। अच्छा, उसके बाद है धर्मराज। देखिए, जब व्यक्ति इस संसार से विदा होता है, जाता है, तो यमदूत उसे यमराज के दरबार में ले जाते हैं। यमदूत उसे यमराज के दरबार में ले जाते हैं। धर्मराज उनकी पृथ्वी लोक पर उन्होंने क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, उसकी अदालत में उनको पेश किया जाता है। अच्छा, तो उसके बाद है चित्रगुप्त। ये चित्रगुप्त हैं, ये धर्मराज के नौकर हैं। ये मरने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड रखते हैं। चित्रगुप्त मरने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड रखते हैं कि धरती पर जाकर उस व्यक्ति ने कौन से अच्छे काम किए, कौन से बुरे काम किए, इसका रिकॉर्ड चित्रगुप्त रखते हैं। चित्रगुप्त धर्मराज के में काम करते हैं और ये रिकॉर्ड बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद नारद मुनि। ये एक ऐसा पात्र है, पौराणिक ऐसा पात्र है जो अपने स्वभाव और कार्य के कारण से बहुत प्रसिद्ध है। हर जगह ये हाजिर हो जाते हैं, हर कोई इनका आदर सम्मान करता है। देवी देवताओं में ये बहुत प्रसिद्ध हैं और ये बोलते हैं कि ये हर किसी की मदद करते हैं। ये हर किसी की मदद करते हैं और हर किसी की समस्या के समाधान में अपना योगदान देते हैं। और अंत में भोलाराम की पत्नी, जिसको हम देखेंगे कि नारद मुनि और भोलाराम की पत्नी के बीच क्या संवाद होते हैं। ये बहुत गरीब परिवार में रहने वाली एक महिला है। तो भोलाराम का जीव कहानी में क्या बताया गया? भोलाराम का जीव कहानी में हमारे समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया कि किस प्रकार सरकारी ऑफिस में, सरकारी कार्यालयों में छोटे छोटे काम कराने के लिए भ्रष्टाचार, रिश्वत देनी पड़ती है और जिनके पास रिश्वत देने के लिए भी पैसे नहीं हैं तो उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या परेशानियां, क्या संकट, क्या मुसीबत और किस प्रकार की वो यातनाओं को सहते हैं, ये इस व्यंग्य रचना में बताया गया है। सरकारी तंत्र पूरी तरह से भ्रष्ट है, सब नौकरशाह बन गए। सरकारी काम में, सरकारी ऑफिस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो शहंशाह बन गए हैं। बिना रिश्वत लिए वो कोई काम नहीं करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। वो काम ना कर रहे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, शिकायत करने पर उनके विरुद्ध में कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। तो दिन प्रतिदिन हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और इसमें आम आदमी, गरीब आदमी पीस रहा है। अनेक प्रकार के दुखों, कष्टों और परेशानियों को झेल रहा है। तो
यहाँ पर भोलाराम की जो दुर्दशा होती है, जो मौत होती है, उसका यही कारण होता है। वक्त पर पेंशन ना मिलने के कारण, पेंशन की परेशानी में, पेंशन के कारण से उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद उसका परिवार और ज्यादा आर्थिक परेशानी में पड़ जाता है। तो इसमें मनोरंजन भी है और व्यंग्य भी है। किसके ऊपर व्यंग्य? हमारे समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया है। तो आइए संक्षेप में हम आपको अब थोड़ी सी कहानी बता देते हैं, उसके बाद फिर इसको विस्तार रूप में हम पढ़ेंगे। भोलाराम सरकारी दफ्तर में काम करने वाला एक गरीब व्यक्ति है जो कि जबलपुर शहर के धमालपुर मोहल्ले में नाले के किनारे रहता है। जो नाले के किनारे एक साधारण सा मकान में रहता है, वो कैसा व्यक्ति होगा इसका तुम अंदाजा लगा सकते हो। डेढ़ कमरे के टूटे फूटे मकान में परिवार के साथ रहता है। भोलाराम सरकारी दफ्तर में काम करने वाला एक साधारण नौकर था। वह जबलपुर शहर के धमालपुर मोहल्ले में नाले के किनारे डेढ़ कमरे में टूटे फूटे मकान में परिवार के साथ रहता था। वह रिटायर्ड हो चुका था, किंतु 5 साल बीत जाने पर भी उसे पेंशन नहीं मिली थी। इसलिए उसका पूरा परिवार बहुत परेशानी में था, आर्थिक परेशानी में था। 5 साल उसको रिटायरमेंट हो गया, उसका सेवानिवृत्त हो गया, परंतु उसका पेंशन का काम नहीं हुआ था। उसको पेंशन नहीं मिल रही थी क्योंकि पेंशन बनवाने के लिए उसके पास रिश्वत के लिए पैसे नहीं थे। वो सरकारी ऑफिस जाता था, अपनी पेंशन की व्यवस्था करने जाता था, लेकिन सरकारी जो कर्मचारी थे उससे रिश्वत मांगते थे कि जब तक आप अपने एप्लीकेशन के साथ हमें रिश्वत नहीं दोगे, चढ़ावा नहीं दोगे, तब तक आपका काम नहीं होगा। तो इसी चिंता में वे परिवार के लिए अपनी पत्नी के इस आर्थिक परेशानी में वो क्या होता है, फिर परिवार के खर्च के लिए पत्नी के एक गहने बिक जाते हैं, घर के बर्तन बिक जाते हैं, मकान के किराए देने के लिए पैसा उसके पास किराए के मकान में ये रहता था। तो मकान वाले किराया जब मांगता है तो किराए का भी पैसा देने के लिए किराए देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं रहते। मकान मालिक उसे दबाकर मकान खाली करने के लिए कहता है। इस गम में वो दुनिया छोड़कर चला जाता है। परेशानी में, झमेले में, समस्याओं में भोलाराम की मौत हो जाती है। उसे मरे 5 दिन हो गए, उसकी मृत्यु को मरे 5 दिन हो गए, लेकिन उसकी आत्मा, उसका जीव है अभी तक ऊपर धर्मराज के पास नहीं पहुंचा है। तो उसका वो जीव कहाँ गया? भोलाराम जिसने 5 दिन पहले देह त्यागी थी और 5 दिन बीत जाने पर भी वह अभी स्वर्ग में धर्मराज के दरबार में नहीं पहुंचा है, तो वो कहाँ गया? इसकी चिंता सबको सताने लगती है। धर्मराज और उसका स्टाफ बहुत चिंता करने लगता है। धर्मराज भी चिंता करता है, चित्रगुप्त भी चिंता करता है और उनका दूसरा स्टाफ भी चिंता कर रहे हैं कि भोलाराम को मरे 5 दिन हो गए। तो यमदूत उसको लेने के, उसकी आत्मा को लेने के, उसके जीव के लेने के गए थे, परंतु 5 दिन बीत जाने पर भी वो जीव आत्मा को लेकर यहाँ नहीं पहुंचे। तो फिर गए कहाँ? तो कुछ समय के बाद यमदूत जब वहां पहुंचते हैं तो थर-थर कांपने लगते हैं। उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप भोलाराम की जीव को लेने के लिए गए थे, कहाँ गया फिर? तो फिर वो बताते हैं कि हमारे साथ ऐसी एक दुर्घटना हो गई है और दुर्घटना में भोलाराम का जीव हमको चकमा देकर किसी अज्ञात स्थान की ओर चला गया। धर्मराज और उनका स्टाफ चिंता करने लगता है।
कि इस प्रकार अगर व्यवस्था हो गई, सब लोग ऐसे ही धोखा देकर भागते रहे तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो चिंता कर रहे हैं धर्मराज और उनका स्टाफ चिंता कर रहे हैं, और इसी बीच घूमते घामते नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। नारद जी को सारी समस्या बताई जाती है। नारद जी भोलाराम के घर जाकर उसकी पत्नी से मिलते हैं और सारी बातों से अवगत होते हैं, परंतु भोलाराम का जीव नहीं मिलता है। फिर वे उस दफ्तर में जाते हैं, पेंशन वाले दफ्तर में जाते हैं। बाबू ने उन्हें सारी बातें बताई कि क्यों भोलाराम की पेंशन पास नहीं हो रही है। अंत में नारद जी को भोलाराम का जीव उसकी अपूर्ण पेंशन की फाइल में मिलता है। तो ये है सार संक्षेप है कहानी। आइए हम पेज नंबर 150 में को हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, फिर इसका सरलार्थ और भावार्थ हम आपको बताएंगे, कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक के निवास अलाट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। उस समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा पद हवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चुंगल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मैंने इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ भेजते हैं और उससे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मुझे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बार तो और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी दलों के नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को तो भी किसी विरोधी ने मारने के बाद दुर्गति के लिए नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन गरीब से किसी को क्या लेना देना। उसी समय कहीं घूमते घामते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक में पिछले सालों से बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं।
कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर आए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत ला रहा था कि जीव उसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। उसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा। बस इतना ही आपको समझाने का आज प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिए क्या घटना घटती है। भोला राम का जी भोला राम सरकारी ऑफिस में काम करने वाला एक गरीब नौकर था और वो सेवानिवृत्त हो चुका था। लेकिन 5 साल में उसे क्या नहीं मिले थे? पेंशन नहीं मिले थे। और पेंशन ना मिलने से उसका परिवार आर्थिक परेशानी में और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था। इसी चिंता में, इसी समस्या में उसकी मौत हो जाती है। और जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके जीव को लेने के लिए यमदूत पृथ्वी लोक पर आते हैं। और यमदूत जब पृथ्वी लोक पर आते हैं वह उसके जीव को पकड़कर धर्मराज के दरबार में ले चलते हैं। लेकिन रास्ते में ही एक दुर्घटना हो जाती है। वह जीव आत्मा, भोला राम की जीव आत्मा यमदूतों को चकमा देकर किसी अज्ञात स्थान की ओर भाग जाती है। तो देवदूत उसे बहुत खोजते हैं, भोला राम के जीव को बहुत खोजते, परंतु वो कहीं दिखाई नहीं देते। पूरा ब्रह्मांड छान मारता है लेकिन वो उनको नहीं मिलता। भोला राम का जीव नहीं मिलता। हार कर, निराश होकर ये वापस धर्मराज के दरबार में पहुंचते हैं। कौन? यमदूत। यहां से सीन स्टार्ट होता है और वे धर्मराज के सामने उपस्थित होकर क्या बोलते हैं? महाराज, ऐसा कभी नहीं हुआ। धर्मराज, लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को हम इन हाथों से पकड़कर पृथ्वी लोक से आपके दरबार में ला रहे हैं, परंतु ऐसा धोखा हमारे साथ कभी नहीं हुआ। सामने बैठे, धर्मराज के सामने बैठे चित्रगुप्त ने बार बार चश्मा पोंछा, बार बार थूक से पन्ने पलटे, रजिस्टर देख रहे थे, गलती पकड़ में नहीं आ रहे थे। आखिर उन्होंने खींचकर गुस्से से कहा, गुस्से से रजिस्टर बंद कर दिया, जिसके चपेट में एक मक्खी भी आ गई, मर गई। वे बोले, महाराज, धर्मराज, रिकॉर्ड सब ठीक है, मेरा बना हुआ रिकॉर्ड सब ठीक है। सॉरी। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले शरीर छोड़ा था और यमदूत उसे लेकर इस लोक की तरफ, हमारे तरफ आए भी थे, रवाना भी हुए थे। इतना सच है। परंतु रास्ते में क्या हुआ? अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? धर्मराज ने पूछा। और वो दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। उसी समय द्वार खुले और एक बड़ा यमदूत, बड़ा बदहवास सा वहां आया। इससे पहले जो बातचीत हम बता रहे थे वो बातचीत चित्रगुप्त और धर्मराज के बीच होती है। यमदूत अभी आए जब ये बातचीत चल रही है। तो ध्यान रहे, थोड़ा गलतियां हो गई, उसको सुधार रही हम कि पहले सीन में हम वार्तालाप देखते हैं। ये वार्तालाप धर्मराज और चित्रगुप्त के बीच चल रही है और वार्तालाप के बीच ही यमदूतों का आना होता है। तो यमदूत आकर अपने साथ हुए हादसे के बारे में बता रहे हैं। धर्मराज पूछते हैं, भोला राम के जीव को लेकर आने वाले यमदूत का है? तो महाराज, वो भी लापता है बताते, वो उनका भी कोई पता नहीं। ठीक इसी समय
धर्मराज का द्वार खुलता है और यमदूत बदहवास सा वहाँ आता है। उसका चेहरा कुरूप है, चेहरे में परेशानी है, परिश्रम के भाव है और पूरी तरह से हताश, निराश, दुखी है। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठता है, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? तू तो भोलाराम के जीव को लेने गया था और इतने दिनों के बाद तू लौट रहा है, आखिर वो जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बताऊं क्या घटना मेरे साथ हो गई, क्या दुर्घटना मेरे साथ हुई, क्या हादसा मेरे साथ हो गया, क्या अनहोनी मेरे साथ हो गई। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया, पर भोलाराम का जीव मुझे धोखा देकर किसी अज्ञात स्थान की ओर चला गया। 5 दिन हम उसे खोजते रहे, परंतु वो जीव हमें नहीं मिला, हमारी पकड़ में नहीं आया। मैंने सही समय पर उसके जीव को पकड़कर इस लोक की यात्रा आरंभ की थी। नगर के बाहर ज्यों ही हम निकले और वायुओं की तरंगों पर सवार हुए, त्यों ही वो जीव मेरे चुंगल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। 5 दिन मैंने पूरा ब्रह्मांड छान डाला, उसे खोजते हुए मैंने पूरा ब्रह्मांड छान डाला, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। दूत ने सिर झुका कर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं, मेरे काम में, मेरे कर्तव्य पालन में, मेरी जिम्मेदारी में कोई असावधानी नहीं हुई। मैंने सारा काम अपनी जिम्मेदारी से किया। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे वकील भी नहीं छूटे, परंतु इस बार तो कोई इंद्रजाल हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो इस प्रकार आज हम आपको इतना ही बता रहे हैं, और नेक्स्ट दूसरी क्लास में हम आपको कुछ और बताएंगे। आगे की घटनाओं में क्या क्या घटता है थोड़ा सा और बता देते हैं। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने सावधानी से अपनी जिम्मेदारी का पालन किया। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे वकील कभी नहीं छूटे, परंतु यह जो भोलाराम का जीव था उसने हमारे साथ धोखा कर दिया। कोई बड़ा षड्यंत्र हो गया है, कोई बड़ा मैजिक हो गया, जिसके कारण से वो हमको धोखा देकर अज्ञात स्थान की ओर चला गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है, उड़ाने का व्यापार, धोखा देने के बाद गायब हो जाने का व्यापार बहुत हो रहा है। चीज को गायब कर दो, आदमी को गायब कर दो। देखिए क्या क्या हो रहा है पृथ्वी में। लोग दोस्तों को कुछ भेजते हैं, रेलवे के माध्यम से लोग अपने दोस्तों को कुछ सामान भेजते हैं, परंतु दोस्तों को भेजा गया सामान दोस्तों के पास नहीं पहुंचता। रास्ते में ही रेलवे के कर्मचारी उस पार्सल को खोल लेते हैं और उसके सामान को यूज करने लगते हैं। हौजरी के पार्सलों के मुझे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के बड़े बड़े डिब्बे जिनमें बहुत सामान भेजा जाता है, मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में ही लुटेरे लोग काट लेते हैं और उसका सामान लूट कर ले जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी दलों के नेता को उड़ाकर अज्ञात स्थान में बंद कर देते हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनेता जो हैं अपने विरोधी दल के नेताओं के मेंबर को उड़ा देते हैं, अपहरण कर लेते हैं उनका और उनको अज्ञात स्थान में ले जाकर कैद कर देते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी ये बहुत खेल हो रहा है। रेलवे अफसर पार्सलों को उड़ा रहे हैं, मालगाड़ी के डिब्बे काटकर लोग उस पर रखे सामान को लूटकर घर ले जाते हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, गलत काम बहुत हो रहा है, लूट खसोट बहुत हो रही है। ये कहीं भोलाराम का जीव तो किसी विरोधी
कि मरने के बाद दुर्गति के लिए नहीं उड़ा दिया। मेरे को लगता है कि भोला राम के जीव को भी किसी विरोधी, उसके विरोधी ने उसकी दुर्गति करने के लिए उड़ा दिया गया होगा, उसको ले गया होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। धर्मराज व्यंग से बोला, चित्रगुप्त की ओर देखते और बोले, तुम्हारी रिटायर होने की उम्र आ गई है, भला भोला राम जैसा एक गरीब साधारण व्यक्ति है को किसी से क्या लेना देना होगा। अगर वो बहुत बड़ा साहूकार होता, बहुत बड़ा नेता होता, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति होता तो उसके साथ कुछ ऐसी बात हो सकती थी, लेकिन वो तो दीनहीन व्यक्ति था, उसका तो कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता, उसका कोई विरोधी हो ही नहीं सकता। बस आज इतने बता रहे हैं, कल हम आपको कहानी आगे बताएंगे। जो हमने आपको बताया है, जितना पढ़ाया है इसको पढ़िए, और समय और सुविधा है तो पूरा पढ़ लीजिए, ताकि आपको कल ये कहानी जब पूरा हम सुनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, जो हम पढ़ा रहे हैं आप घर में पढ़ते रहिए, ठीक है। कल फिर से मुलाकात होगी, अब चलने का वक्त हो चुका है। ओके, बाय।